हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल के कोचिंग क्लासेस। डियर स्टूडेंट, मैं हूं कौशल सर और आज मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 12th की केमिस्ट्री में हम लोग जो है सेकंड लेसन पढ़ रहे थे, अभी पूरा कवर नहीं हुआ है। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स बता रहे थे सर पी ब्लॉक एलिमेंट जल्दी स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि उसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है। तो पी ब्लॉक एलिमेंट मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। अगर समझ में आता है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पढ़ाई कीजिए अच्छे से। ठीक हो, क्या है पी ब्लॉक एलिमेंट? पी ब्लॉक एलिमेंट आपने पेरियोडिक टेबल देखी होगी। पेरियोडिक टेबल को 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, 4 ब्लॉक्स में बांटा गया है। सबसे पहले वर्ग 1 और 2 जो आपका है वो एस ब्लॉक कहलाता है। उसके बाद में वर्ग 3 से लेकर 12 तक जो बीच में दबा हुआ है उसे हम डी ब्लॉक कहते हैं। और सबसे किनारे आप जाएंगे, ठीक है, तो वहाँ पर वर्ग नंबर 13 से वर्ग नंबर 18 तक आपको मिलेगा और उसे हम लोग कहते हैं पी ब्लॉक। और सबसे नीचे लेंथेनाइड और एक्टिनाइड्स में बटा हुआ है एफ ब्लॉक। ठीक है, बात करें अगर एस ब्लॉक की, तो एस ब्लॉक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन्स यानी कि 2 अवयव रखे गए हैं। पेरियोडिक टेबल में 2 तत्व रखे गए हैं, 2 वर्ग बनाए गए हैं। ठीक है, और उसी प्रकार से डी ब्लॉक जो डी आर्बिटल्स होता है, डी आर्बिटल देखिए, इन्हें ऑफबाउ ने अपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर पेरियोडिक टेबल को बांटा था। ठीक है, तो ऑफबाउ ने जो कक्षक होते हैं, जो KLMN होते हैं, उनको 4 भागों में डिवाइड किया था, SPDF। तो यहाँ पर ना उसी के आधार पर SPDF के आधार पर पेरियोडिक टेबल को बांटा गया है। ठीक है, यहाँ पर पेरियोडिक टेबल की अगर हम बात करें तो आपका जो डी ब्लॉक होता है, ठीक है, तो डी ब्लॉक में यानी कि डी आर्बिटल में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं और उसी के बेस पर इसमें अधिकतम 10 एलिमेंट रखे गए। ओके, 10 वर्ग बनाए गए, 10 कॉलम बनाए गए। इसके बाद में हम बात करें पी आर्बिटल की, तो पी आर्बिटल में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, जिसकी वजह से इसमें भी 6 वर्ग यानी कि 6 कॉलम बनाए गए, 6 एलिमेंट रखे गए। उसके बाद में बात करें एफ ब्लॉक की, तो एफ ब्लॉक में मैक्सिमम जो है 14 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, जिसकी वजह से उसमें 14 एलिमेंट्स रखे गए हैं। ठीक है, तो ये था हमारा प्रोसेस। अब हम बात करें पी ब्लॉक की, तो पी ब्लॉक हमारा मिलता है कॉलम नंबर 13 से कॉलम नंबर 18 तक। ठीक है, वहाँ पर सारे जो एलिमेंट रखे गए हैं वो सब पी ब्लॉक के एलिमेंट्स कहलाते हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट्स में मैक्सिमम अधातुएं हैं, मैक्सिमम जो है वो नॉन मेटल्स हैं। ठीक है, और ज़्यादातर गैस हैं। तो चलिए हम बात करेंगे पी ब्लॉक की। पी ब्लॉक में मैंने ये सारे एलिमेंट्स लिख दिए हैं। ये कॉलम नंबर 13, 14, 15, 16, 17 और ये लास्ट में 18। ठीक है, 14 में आपका बोरान, 13 में आपका बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम और इंडियम। ठीक है, ये सारे एलिमेंट्स आपको मिलेंगे। इसके बाद में 14 की बात करें तो कार्बन और सिलिकॉन, जर्मेनियम और ये टिन वगैरह, प्लम्बम वगैरह, नहीं शीशा। ठीक है, ये सब मिलेंगे आपको। इसके बाद में वर्ग नंबर 15 की बात करें तो आपका आ जाएगा NP यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी, बिस्मथ और मास्कोवियम वगैरह। ठीक है, इसके बाद में आपका आ जाता है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम, पोलोनियम, लिवर्मोरियम। ठीक, फिर आपका आ जाता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टैटिन और ये टेनेसाइन। ठीक है, उसके बाद में आपका आ जाता है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन और ओगानेसन। ठीक है, लास्ट में आपका 118वां तत्व जो है वो ओगानेसन कहलाता है। आई बात समझ में? ये नए बुक में आपको मिलेंगे, न्यू NCERT में मिलेंगे। अगर आप पुरानी रेफरेंस बुक में देखेंगे तो यहाँ पर UUO करके कुछ दिया है, उसे आप देख लीजिएगा। सुधार हो गया पेरियोडिक टेबल में, अब इनके नाम दे दिए गए हैं। ठीक है, इनको कायदे से आप ध्यान रखिएगा। हालांकि इनका हम अध्ययन नहीं करते हैं क्योंकि ये सब आपके अभी ज़्यादा इनके बारे में नॉलेज नहीं है, न्यू बुक्स में है, पुरानी बुक्स में नहीं है। हम इनकी बात करते हैं। ठीक है, आगे की बात करें तो यहाँ पर आपका जो है ये आपके हैं और आपने ना क्लास 11th में 13 और 14 को ख़त्म कर दिया है। ठीक, मतलब इनको पढ़ लिया है। ये जो 13 और 14 है ये हमको 11th में ही पढ़ने को मिल जाते हैं, इसलिए हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे वर्ग नंबर 15 यानी कि कॉलम नंबर 15 से। और यहाँ का जो पहला एलिमेंट है वो है नाइट्रोजन। ठीक है, एक बात समझ लो कायदे से, सामान्य परिचय इनका क्या है कि जिन तत्वों के परमाणुओं में उनके अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकक्षक में भरते हैं उन तत्वों को हम लोग पी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। ठीक है, और आवर्त इसका मतलब ये है कि जब इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो इनका आखिरी इलेक्ट्रॉन जो जाता है वो पी कक्षक में जाता है, इस वजह से इनको पी ब्लॉक के तत्व कहा जाता है। फिर हम बात करें चौथा है कि आवर्त सारणी में इन्हें दाएं तरफ सबसे किनारे वर्ग 13 से वर्ग 18 तक रखा गया है। तो बात समझ में आ गई। ठीक, वर्ग 18 के सभी तत्व अक्रिय गैसें हैं,
वर्ग 18 के जितने भी तत्व हैं वो सब क्या है, अक्रिय गैसें हैं जिनकी संयोजकता शून्य होती है। इनकी संयोजकता, इनकी वैलेंसी जो होती है वो क्या होती है, शून्य होती है। इसी कारण से 18वें वर्ग को जो है शून्य वर्ग भी कहते हैं। ये हमारा जो 18वां वर्ग है उसे शून्य वर्ग कहते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में। और ये जो फ्लोरीन, क्लोरीन और ये ब्रोमीन है, ये फटाक से किसी के साथ ऋणात्मक अभिक्रिया करते हैं, मतलब कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। ये जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन है, ये फटाक से क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, इनकी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की जो पावर है बहुत ज़्यादा है। इसी वजह से यानी किसी के साथ भी फटाक से ऐड हो जाने की इनकी पावर ज़्यादा है। इस वजह से इनको हैलोजेन तत्व कहा जाता है। कौन से? हैलोजेन एलिमेंट्स। ओके, हैलोजेन एलिमेंट्स वर्ग नंबर 17 के तत्व कहलाते हैं। ऑक्सीजन परिवार के तत्व, नाइट्रोजन परिवार के तत्व। ठीक है, कोनो टेंशन की बात नहीं है। अब देखो पी ब्लॉक के तत्वों की बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब ये जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, इनका जो बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो होता है NS2 से लगाकर NP126, मतलब 1 से लेकर 6 तक। यहाँ पर आएंगे तो सबके लास्ट में P1 जाएगा सब में। इसमें आएंगे तो लास्ट में सबके P2 जाएगा, सब में P2 जाएगा। इसमें आएंगे तो सबके P3 आएगा, इसमें सबके लास्ट में P4 होगा, इसमें लास्ट में सबसे P5 होगा। ठीक है, और इसमें P6, पूरी कक्षा भरी, क्योंकि P में अधिकतम 6 रह सकते हैं। और जब वर्ग 18वें का करेंगे तो P में 6 ही आएंगे, तो वो पूरा भरा होता है, इसलिए कोई से रिएक्शन नहीं करता। ओके, कोनो टेंशन की बात है? नहीं टेंशन की बात। चले आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे कि आखिरकार वर्ग 15 को हमें पढ़ना है, तो वर्ग 15 को हम चर्चा करेंगे। ठीक है, ये हो गया इनका सामान्य परिचय, ज़्यादा और हमें नहीं पढ़ना है। और ये मैं वर्ग 13 मिटा देता हूँ क्योंकि इसका हमें अब काम नहीं, 14 भी, क्योंकि ये हमें पढ़ना नहीं है। ठीक है, हमारे सिलेबस में ये नहीं है, ये 11th के सिलेबस में था। अगर आपने लॉकडाउन की वजह से 11th नहीं पढ़ा है तो आप जाके 11th में पढ़ लीजिएगा, बुक में सब मिल जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं वर्ग नंबर 15। सबसे पहले बात करेंगे कि वर्ग 15 के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसा होता है। देखो उपलब्धता की अगर हम बात करें तो यहाँ पर नाइट्रोजन जो है वायुमंडल में 78% पाई जाती है। वायुमंडल जो है नाइट्रोजन जो है वायुमंडल में 78% पाई जाती है। केवल नाइट्रोजन ही है जो फ्री मतलब मुक्त अवस्था में पाया जाता है। बाकी ये जितने वाले हैं सब संश्लेषित किए जाते हैं, दूसरे से बनाए जाते हैं, ये मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, आर्सेनिक भी संयुक्त अवस्था में पाया जाता है सल्फाइडों के रूप में। ठीक है, फास्फोरस फास्फेटों के रूप में पाया जाता है। एंटीमनी वगैरह ये सब जो है सल्फाइडो, नाइट्राइडो, मतलब सल्फाइडों के रूप में सब पाए जाते हैं, बिस्मथ वगैरह। ठीक है, ये संयुक्त रूप में पाए जाते हैं, मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते। मुक्त अवस्था में केवल नाइट्रोजन पाई जाती है, वो भी वायु में 78%। ओके, तो चलिए हम बात करते हैं, उपलब्धता की बात हो चुकी है। अब हम बात करेंगे कि आखिरकार इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, जो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। अच्छा, एक और चीज़ चर्चा कर लेते हैं, इनकी जो संयोजकता होती है, इलेक्ट्रॉन त्याग करने की या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की, नहीं, इलेक्ट्रॉन त्याग करने की क्षमता या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता। ठीक है, इनकी जो वैलेंसी होती है सबकी, वो मोस्टली जो है 3 रहती है, 3 से कभी कभी 5 हो जाती है, 3 5 3 5 बस। ऑक्सीकरण संख्या की बात करें तो +3 -3 और कभी कभी 5 हो जाती है। ठीक है, ये इनकी ऑक्सीकरण संख्या हो गई। संयोजकता जान ली, ऑक्सीकरण संख्या जान ली, उपलब्धता भी जान ली। उपलब्धता, संयोजकता, ऑक्सीकरण संख्या के बाद में हम बात करेंगे कि आखिरकार जो है इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, जो कि एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको समझने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वर्ग 15 के तत्व। हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं वर्ग 15 के तत्व। ठीक है, वर्ग 15 के तत्व। और वर्ग 15 के तत्वों में सबसे पहला तत्व है नाइट्रोजन, N7 होता है। ठीक है, दूसरा है फास्फोरस, P15 होता है। तीसरा है आपका आर्सेनिक, AS33 होता है। ठीक है, और चौथा है आपका एंटीमनी, SB51 होता है। और पांचवा तत्व है बिस्मथ, जिसका परमाणु क्रमांक 83 होता है। और छठा तत्व है मॉस्कोवियम, जिसका जो है 115 होता है। ठीक है, अब चलें हम बात करें यहाँ पर सबसे पहले कि आखिरकार इसका हम किस प्रकार से करेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आप इसका नहीं भी करेंगे तो चलेगा। ठीक है, इतने से कर लीजिए, 5 तत्व पढ़ लीजिए, बहुत है। बात करें नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार से करेंगे, तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए ना आपको एक चीज़ पढ़नी पड़ेगी। अब मैं इसको मिटा देता हूँ क्योंकि उसके लिए हमें आफबाउ का नियम समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप आफबाउ रूल नहीं पढ़ेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मुश्किल लगेगा थोड़ा सा। ठीक है, तो आप चाहें तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, ये रूल भी बहुत अच्छा है। जैसे ये है आपकी K कक्षा। ठीक है,
ये होता है एल कक्षा, एल के बाद होती है एम, और एम के बाद होता है एन। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ये होता है 1s, यहाँ होता है 1s2, यहाँ होता है 2s2 और 2p6, ओके। और फिर ये होता है आपका 3s2 और 3p6, और साथ में होता है 3d10। डाउट? यहाँ पर आपका होता है 4s2 4p6 और 4d10, और फिर होता है 4f14। ठीक है, ये सारी कक्षाएं होती हैं, उप कक्षाएँ, कक्षाओं की भी उप कक्षाएँ होती हैं जो इसी के अंदर होती हैं। आ रहा है समझ में? आगे भी चलेंगे तो आपको आगे भी मिलेगा, ऐसी बात नहीं है, आगे मिलेगा 5s2 5p6 5d10 और 5f14। आगे चलेंगे तो भी मिलेगा 6s2 6p6 और 6d10 6f14। इस तरीके से आगे आपको मिलते जाते हैं। तो यहाँ पर हम अगर इसके अनुसार करें, वैसे मैं आहवाव रूल के हिसाब से बताऊंगा तो आपको बहुत ही सुंदर लगेगा, ठीक है, लेकिन इसके हिसाब से देखेंगे तो और भी ज़्यादा अच्छा है। ये जनरली रूल होता है जो आपको 9th में सिखाया जाता है, बट आहवाव के नियम से भी कर सकते हैं। आहवाव का नियम ही मैंने बताया है। देखो यहाँ पर ये वाला अगर हम करेंगे तो ये है 1s2, यहाँ से चलेंगे मिलेगा 1s2, फिर आगे चलेंगे तो मिलेगा 2s2, नेक्स्ट चलेंगे तो मिलेगा 2p6। अब यहाँ पर देखें तो हमें पूरा कराना है 7 पूरा कराना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 2 2 4 4 3 7, बस हो गया, ठीक है, क्योंकि हमें 7 तक ही भरने हैं, ज़्यादा नहीं भरने हैं। इसके बाद में चलेंगे फास्फोरस के पास, तो फास्फोरस मिलेगा 1s2 2s2 2p6, देन इसके बाद में जाएंगे तो 3s2, देन इसके बाद में जाएंगे तो आपको मिलेगा 3p6, बट 6 4 10 10 और 10 3 13, देखो p3 आ गया, ओके। देखो ये जो हमारे p ब्लॉक के 15वें वर्ग के तत्व हैं, इनका जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो ns2 और np3, मैंने बताया था n बदल सकता है, 2 होगा, कभी 4 होगा, कभी 3 होगा, कभी 5 होगा, कभी 6 होगा। s2 और p3 कभी नहीं बदलेंगे, ओके, s2 p3 कभी नहीं बदलेंगे। देखो यहाँ पर 2s2 2p, n बदल गया, यहाँ पर देखो 3 3 n बदल गया, अगले में 4 4 हो जाएगा, ठीक है। तो चले 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3p6 हो गया ना। अब 3p6 के बाद फिर 3d, ठीक है, 3d10 कितना हो गया, 6 4 10 10 2 12 12 6 18 18 10 28, ठीक है। तो यहाँ पर 18 10 28 हो जाता है, और हमें भरने हैं 33। तो हम क्या करेंगे, 28 के बाद में फिर चलेंगे इसके पास, इसको मैं मिटा देता हूँ क्योंकि ये आप समझ गए होंगे, इसको मिटा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि जगह नहीं बच रही ना, आगे यूज़ करना है हमें। इसको मिटा देते हैं, एस बी को थोड़ा नीचे लिख देते हैं, एस बी को भी बाद में बना लेंगे, ठीक है। तो ये बना रहने दे, ज़्यादा ठीक है, तुम्हें आपको पसंद आएगा इसमें, ठीक। यहाँ से हो गया। अब आगे चलेंगे तो मिलेगा 4s2, क्या मिलेगा 4s2। अब 3d10 हो गया, 4s2 हो गया, 28 2 30 हो गया। अब 4s2 के बाद में फिर क्या मिलेगा 4p3, अरे कितना आसान है, 4p3, देखो आ गया 4 4, मैंने कहा था ये बदल जाएगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे चौथे वाले की, sb, चौथे नंबर पे sb था ना, sb 51। अब इसकी बात कर लें 51 की, तो भाई क्या होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10, इसके बाद में 4s2 4p6, ठीक है, और फिर 4d10। अब देखो कितना हो गया आपके पास, हो गया यहाँ तक आ गया था, यहाँ तक 30 हो गया था, ठीक है, और 30 के बाद 36 36 10 46, और 46 के बाद में हमारे पास बचा है 46 46 4 50 51, 5 बचे हैं। तो सीधी सी बात है 4s के बाद में 4d के बाद में
अब देखो 4D के बाद में लिखना हमें किसे चाहिए, 4F को, रूल के अकॉर्डिंग किसे लिखना चाहिए, 4F को, बट F को चाहिए 14। F को कितने चाहिए, 14, कम से कम 7 स्थाई होते हैं। देखो सबसे स्थाई तो 14 होते हैं, 14 के बाद में अधिकतम स्थाई उसका आधा यानी कि 7 इलेक्ट्रॉन। बट हमारे पास पर्याप्त कितने इलेक्ट्रॉन हैं, हमें 51 भरने हैं, 51 भरने हैं, 46 भर चुके हैं, 51 भरने हैं, 46 भर चुके हैं। हमारे पास पर्याप्त इलेक्ट्रॉन बचे हैं 5। कितने बचे हैं, 5। हमें अगर F में ले जाना है, कहाँ, F में, तो या तो 14 हो या फिर कम से कम कितने हो, 7 हो। ठीक है, तो यहाँ बात थोड़ी बनती नहीं दिखती है, इसीलिए जो अगला इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो F में न जा करके, 4F में न जा करके वो किस में कूद जाते हैं, वो S कक्षक में कूद जाते हैं, नहीं अगली कक्षा में कूद जाते हैं। समझ में आई बात, क्योंकि इसका स्थायित्व तो अधिक है और इसका स्थायित्व तो कम है F के अकॉर्डिंग, इसलिए इसमें आ जाएंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 5S2 और देन 5P3। ओके, 4F वहाँ पर छूट जाएगा। तो ये हमारा हो गया SB51 का। इसके बाद में चलेंगे हम लोग, उसके बाद में क्या था, बिस्मथ 83 नंबर पे था। ओके, बिस्मथ था 83 नंबर पे। कितना भी बड़ा हो आप कर लोगे, ठीक है, जनरली आप इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। देखो मैं कर रहा हूँ 1S2 2S2 2P6 3S2 3P6 3D10 और देन इसके बाद में चलेंगे तो मिलेगा 4S2 4P6 4D10 और देन आप देखिए अब हमारे पास इलेक्ट्रॉन बहुत सारे हैं, तो हम अब इसमें नहीं कूदेंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमारे पास बहुत ज़्यादा है। अभी भी 46 ही तो केवल भरे अभी हमने, हमारे पास 83 हैं, अभी अपार संभावनाएं हैं। ठीक है, तो हम इसमें दे देंगे। आया समझ में, देखो कन्फ्यूजन नहीं भाई। देखो हमारे पास मान लो भी इलेक्ट्रॉन बचते 1 2 3 4 5, तो हम F के पास नहीं जाते, हम कूद जाते S के पास, F को छोड़ देते। लेकिन हमारे पास इलेक्ट्रॉन बहुत सारे हैं, तो हम इसमें काहे जाएंगे, हम F को देकर जाएंगे। आई बात समझ में, तो ये आ गया 14। ठीक है, अब आगे चलें 5S2, आगे चले तो 5P6, देन इसके बाद में 5D10। ओके, और इसके बाद में क्या बचता है आपका, 5D10 हो गया। और आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, गिन लेते हैं, 6 4 10 10 2 12 6 18 10 28 2 30 36 36 10 46 और 46 4 जो होता है 50 50 10 60 60 2 52 52 6 58 58 10 68। आपने 68 भर लिए, 83 में से आपने भर लिए हैं 68, 13 में से 8 गया तो 5 बचा आपके पास। ठीक है, अभी भी आपके पास 15 इलेक्ट्रॉन शेष हैं। कितने शेष इलेक्ट्रॉन हैं, 15। ठीक है, आप एक बार फिर से चेक करेंगे आपके पास 15 इलेक्ट्रॉन शेष हैं या नहीं हैं। तो देखते हैं कि हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन शेष है, फिर से एक बार जोड़ लेते हैं कि भूले तो नहीं है। 1S2 2S2 2P6 3S2 3P6 ओके, 3D10 हो गया, 4S2 4P6 और 4D10 4F14 5S2 5P6 5D10। ओके ठीक है, नो डाउट। फिर से जोड़ते हैं, 2 2 4 6 4 10 10 2 12 12 6 18 18 10 28 28 2 30 30 6 36 36 10 46 46 4 होता है 50 50 10 60 62 और ये हो गया 62 8 62 6 68 68 से 78 हो गया था यार, गड़बड़ हो गई। देखो जोड़ने में मिस्टेक हुई थी, 78 हो गया था। अब यहाँ 5 बचा शेष इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन बचे शेष, 5 इलेक्ट्रॉन शेष बचे। तो 5 के लिए अब देखो यार हमारे पास 5 है, इसके बाद बारी 5 14 की आएगी ना, लेकिन 5F 14 वो 14 इलेक्ट्रॉन चाहता है या 7 चाहता है। हमें पास कितने बचे हैं, 5 बचे हैं, तो हम वहाँ नहीं जाएंगे ऊपर वाले की तरह से, हम यहाँ जाएंगे। और इसके बाद जो आएगा वो आएगा 6S2 और फिर आएगा 6P3। ये आपका हो गया बिस्मथ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसी तरीके से आप मॉस्कोवियम का भी कर सकते हैं। आई बात समझ में। तो देखिए कितनी आसानी से हमने ये कर दिया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को। ओके, तो नो डाउट के साथ आप इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को कर लीजिएगा। हम मिलेंगे आपको कल की क्लास में, नाइट्रोजन गैस लेकर के आएंगे और नाइट्रोजन गैस बताएंगे किस प्रकार से प्रयोगशाला में बनाई जाती है। तब तक लोग पढ़ते रहें और वीडियो को पसंद करते हैं तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।